हेलो गाइस, इट्स प्रकाश और आज शुरू करेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का बेस है केमिकल रिएक्शन। शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। केमिकल रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। जो नए पदार्थ बनेंगे उनका प्रॉपर्टी जो गुण होगा, जो पदार्थ मिलके बनाया है उनसे डिफरेंस होगा, मतलब अलग होगा, डिफर होगा। एक्चुअली समझते हैं क्या बोल रहे थे हम। जैसे इधर एक साइड हम मैग्नीशियम लिख रहे हैं और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो मैग्नीशियम का जो गुण होगा, ऑक्सीजन का जो गुण होगा, वो दोनों मिलके नए एलिमेंट बनाए हैं, उनका गुण अलग होगा इन दोनों के कंपेयर में। यही हुआ केमिकल रिएक्शन। तब केमिकल रिएक्शन जब जान गए एक्चुअली होता क्या है, तो केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, दिखाने के लिए, लिखने के लिए हमको क्या चाहिए, केमिकल इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ये जिस फॉर्म में हम लिखे हुए हैं इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, टू फॉर्म से लिख सकते हैं। एक होता है वर्ड में, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वर्ड में लिखे इसलिए वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। इसी को जब हम सिंबल के साथ लिखते हैं, जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, तो इस सिंबल के साथ जब हम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन हम जब लिख लेंगे तो इसमें अगला केस क्या होता है कि अब बैलेंस है कि अनबैलेंस है। एक्चुअली अब बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है, पहले इसको देख लेते हैं। इस साइड देखते हैं मैग्नीशियम का नंबर कितना है। पहले नंबर हम एक यहाँ पर शो करते हैं और एक यहाँ पर शो करते हैं, एक यहाँ, एक दो प्लेस है नंबर शो करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मानेंगे। ठीक है। तो मैग्नीशियम का नंबर इसमें 1 है, इसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो जाएगा। इसमें इसमें मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 1, इसमें ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1। अब दोनों साइड हम देखते हैं, मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम 1 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। हमको बराबर करना होगा, इक्वेशन बराबर करना होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हम बराबर नहीं करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो रूल्स होता है उसको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि कहने का अर्थ है इस साइड जितना भी मास होगा, वेट होगा, इसको वजन करेंगे, इस साइड जो बना है उसका वेट करेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो बोलता है, केमिस्ट्री में कोई भी इक्वेशन कभी भी करेंगे तो दोनों साइड का मास क्या होता है, इक्वल होना चाहिए, वजन। क्योंकि रिएक्शन में कभी भी रिएक्शन करेंगे तो मास में कोई उसमें चेंजेस नहीं होता है, कुछ मास ऐड नहीं होता है, नहीं सब्सट्रैक्ट होता है, दोनों साइड हमेशा इक्वल होगा। ठीक है ना, जो ऑलरेडी हम 9th क्लास में देख चुके हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो इधर नंबर ऑफ मैग्नीशियम 1 है, इधर 1 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हमको इक्वल करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पर हम नहीं लिख सकते, हम 1 या 2 या 3 कोई नंबर लिख के जब इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, अगर 2 लिखते हैं तो मैग्नीशियम हो जाएगा 2 1 या 2 हो जाएगा मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन भी यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 1 या 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, तो 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो 2 1 या 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन मेरा बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन जब बैलेंस करके लिखेंगे तो दोनों साइड का वेट अगर भी हम लोग मेजर करेंगे तो इक्वल वेट हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब इक्वेशन बैलेंस कर दिए तो ये बैलेंस हो गया था, हो गया इक्वेशन। इससे पहले जो इक्वेशन लिखे हुए थे अनबैलेंस था। तो इक्वेशन दो प्रकार से लिख सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं। ठीक है। तो अभी हमने कुछ इक्वेशन लिखे हुए हैं, इसको हम देखते हैं कि बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ठीक है ना, अगर अनबैलेंस होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो उसको करेंगे। ठीक है। अब जितने भी रिएक्शन हम लिख रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाले जितने भी एलिमेंट है या कंपाउंड जिसका आप उपयोग कर रहे हैं इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और इस साइड वाले को प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कुछ मिल के नया चीज बन रहा है तो बन रहा है उस साइड को बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो मिल के बना रहा है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, भाग लेता है उसी को रिएक्टेंट बोलते हैं, और केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के बाद जो चीज नया बनता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ पर अब देख लेते हैं ये इक्वेशन मेरा बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पर F कितना है, 1 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, N2 है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। K1 है, यहाँ पर 1 है, अभी तक तो ठीक है। H2 है, H1 और 2 3 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करना है। चलिए अब बैलेंस करने के लिए दो मेथड का प्रयोग करते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, एक होता है हिट एंड ट्रायल, जैसे कि हमने यहाँ 2 रख के चेक कर रहे हैं, 3 रख के चेक करेंगे, ऐसे चेक करके हम ट्राई करेंगे, अगर बन जाता है तो अच्छा है, नहीं तो एक मेथड होता है बनाने का, उसको अलजेब्रिक
मेथड से बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड से देख लेते हैं, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम अलजेब्रिक फॉर्म से बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, हमको बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा जो दिखने में जो बड़ा लिखेगा उसी को पहले उस पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। इसमें सबसे बड़ा हमको यही दिख रहा है, इस पर फोकस करेंगे। इधर इसमें ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ पर 1 है। एक साइड को एक साथ ऐड करेंगे, इस साइड को एक साथ ऐड करके देखा जाता है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। इधर 4 है, इधर 1 है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इधर 4 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम 4 से अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो यहाँ 1 × 4 ऑक्सीजन 4 हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 होगा, इक्वल है, ऑक्सीजन दोनों साइड इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे Fe3 है, मतलब आयरन, Fe मतलब आयरन बोलते हैं, ये आयरन की संख्या इसमें 3 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इधर 4 ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 × 2 = 8, हाइड्रोजन यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 8 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 4, तब इक्वेशन बैलेंस हो गया। आप चेक कर लेते हैं एक बार, Fe3 है, ऑक्सीजन 4 × 1 = 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 × 2 = 8 है, 4 × 2 = 8, इक्वेशन बैलेंस हो गया, इक्वेशन बैलेंस कर दिया। अब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन N2 है, यहाँ पर N1 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो N2 हो गया, और H कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशन में देखते हैं, यहाँ पर K कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, इधर 1 है, इक्वेशन कोई दिक्कत, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं अभी। अब H2 है, H1 × 2 3 है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया। अब क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन 1 है, इक्वल है, अब हाइड्रोजन को हमको बैलेंस करना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं 2, चेक कर रहे हैं, चलिए अब हीट एंड ट्रायल कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो K हो जाएगा मेरा 2, O हो जाएगा 2, और H हो जाएगा 2। अगर यहाँ पर 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 2 K इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा 2 × 1 = 2, H इधर 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है, तो इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो H हो जाएगा 4। अब 2 से यहाँ 1 में ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, 2 × 1 = 2, अब इक्वेशन तो बैलेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। अब अलजेब्रिक फॉर्म देखेंगे, एक बार हम रिवीजन के लिए फुली ऊपर से बोल देते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ, दोनों मिलके एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करेंगे, वो केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। तो केमिकल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट जो बनेगा, जो लेफ्ट साइड में हम लिख रहे हैं, जो इक्वेशन में भाग ले रहा है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसके थ्रू जो बन रहा है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जो रिएक्टेंट में का वेट इस साइड का काउंट करेंगे, इस साइड का प्रोडक्ट का वेट भी काउंट करेंगे, दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट एक हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, प्रोडक्ट एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा इसके जो प्रॉपर्टीज होगा, इस साइड का जो गुण होगा रिएक्टेंट का, इसके तुलना में यह अलग होगा, ठीक है। चलिए, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ गए। अब केमिकल इक्वेशन क्या था, केमिकल इक्वेशन क्या है, वर्ड में जो हम लिख रहे हैं उसको इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन हो जाएगा, उसी को उसको सिंबल के साथ लिखेंगे तो एक केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। अब केमिकल इक्वेशन एक बैलेंस हो सकता है, एक अनबैलेंस हो सकता है। तो अभी हम देख चुके हैं कि बैलेंस इक्वेशन था कि अनबैलेंस, अगर अनबैलेंस होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमको प्रूव करना है, उसके हिसाब से काम करना है, ठीक है ना। दोनों साइड का वेट इक्वल है, क्योंकि कभी भी वेट नहीं तो क्या कर सकते, इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होगा, नहीं इसमें ऐड होगा। इसमें मैंने कहने का अर्थ है वेट ना तो रिड्यूस होगा, नहीं तो इंक्रीज होगा। जितना वेट होगा एक साइड का उतना ही दूसरे साइड का होना चाहिए, इसलिए ठीक है ना। चलिए, इसमें तभी लगभग हम लोग इसको देख चुके हैं। तो अगर केमिकल रिएक्शन फॉर्म करता है, केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। तो क्या क्या नॉर्मली परिवर्तन देखे जाते हैं, एक होता है चेंज इन स्टेट, जैसे कुछ पदार्थ अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो सकता है, अगर लिक्विड है तो गैस हो सकता है, गैस है तो सॉलिड हो सकता है, सॉलिड है तो गैस, कुछ भी कन्वर्जन हो सकता है इसमें, ठीक है ना। स्टेट में कन्वर्जन हो सकता है। नॉर्मली स्टेट हम लोग जानते हैं 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। एक 4th स्टेट भी होता है प्लाज्मा, नॉर्मली हम 3 के बारे में जानते हैं। तो 3 तरह का इसमें स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज होगी। इसके बाद कलर भी चेंज हो सकते हैं। अब कलर चेंज पर क्या होता है, नॉर्मली हम लोग मैजिक देखे होंगे, क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर कुछ डब्बे में कुछ फूल लगाते हैं, निकाल देते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। एक्चुअली वो कलर मैजिक नहीं होता है, उसमें क्लोरीन गैस के कारण होता है। क्लोरीन गैस अगर किसी चीज में पड़ेगा तो उसका कलर को डिस्कलर कर सकता है, ठीक है ना, उसका कलर में चेंजेस ला सकते हैं, तो वो क्लोरीन गैस के कारण होता है एक्चुअली।
ठीक है ना। अब इसके बाद टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, अगर केमिकल रिएक्शन कुछ होता है तो उसमें टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं, सभी के घर में बैटरी होगा, बैटरी हम लोग देख चुके हैं, सेल्स बोलते हैं। तो सेल क्या होता है, बैटरी में नॉर्मली मोबाइल में ही बैटरी होता है, उसमें देख सकते हैं, लैपटॉप किसी में हो सकता है, जो जहाँ बैटरी होता है उसको क्या होता है, जब उसका उपयोग करते हैं, जब यूज करते हैं तो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज होते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर रिएक्शन होता है तो उसमें गैस फॉर्म होता है, गैस निकलता है। इसका एग्जाम्पल एक हम दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली क्या होते हैं, कोई भी चीज, जैसे हम लोग कोई इक्वेशन, जैसे खाना भी बनता है तो उसमें वेपर जो बनता है तो वो गैस के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है, वाटर वेपर के रूप में, गैस के रूप में बाहर निकलता है। तो उसी तरह कोई चीज गैस के रूप में ही बाहर निकल सकता है। इसका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, अवक्षेप होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए बोले तो कुछ अगर मिट्टी में पानी अगर मिक्स है, उस पानी को उठाकर ग्लास में डालते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं कि वो मिट्टी धीरे धीरे नीचे आकर बैठ गया। इसका मतलब क्या होगा, जो सॉलिड स्टेट के रूप में जो एलिमेंट है, उसमें जो तत्व है, जो पार्टिकल है, वो नीचे चला जाएगा, जो लिक्विड रहेगा ऊपर ही रह जाएगा। तो इसी तरह इक्वेशन में क्या होता है, जब इक्वेशन में जब क्या होता है, रिएक्शन जब होते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ चीजें नीचे बैठ जाती है, कुछ चीजें ऊपर रह जाती है, ठीक है ना। तो जो नीचे जो बैठ जाती है उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा ये क्या चीज है। इसके बाद अभी हम क्या देखेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है इक्वेशन। क्योंकि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, और केमिकल रिएक्शन पढ़ना है तो उसको बैलेंस करना सीखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो आई होप इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है। चलिए फिर अलजेब्रिक रूल से अब देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अलजेब्रिक रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सभी जितने भी अलग अलग टर्म्स लिखे गए हैं सबके पहले अलग अलग नंबर हमको सपोज करना है, मतलब अल्फाबेट सपोज करना है, जैसे ए बी सी डी करके। तो यहाँ सपोज कर लेते हैं हम, इसको ए मान लेते हैं, इससे पहले ये अलग है, इससे पहले हम मान लेते हैं बी, इससे पहले मान लेते हैं सी। उसी तरह ही एक अलग इक्वेशन है, इसके लिए भी ए मान लेते हैं, इसके लिए भी बी मान लेते हैं, इसके लिए सी मान लेते हैं, और इसके लिए क्या मान लेंगे, हम डी मान लेंगे, सबसे पहले मान लेंगे, ठीक है। पहले इस वाले इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं अब इस साइड क्या करेंगे, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, mg वाले टर्म को एक साथ पकड़ दिया, यहाँ पे फर्स्ट में हमको mg दिख रहा है, तो इधर वाले mg को उधर वाले उस साइड वाले mg को इक्वल करेंगे। यहाँ a है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, हम तो ऑलरेडी जान रहे हैं इसको। चलिए तो a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, a इक्वल टू इस साइड का, और इस साइड और mg नहीं है, छोड़ देंगे, उसके बाद इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड का mg को देखेंगे, इससे पहले c से मल्टीप्लाई है, किससे, यहाँ नंबर कितना है 1, तो 1 से c में मल्टीप्लाई कर देंगे, c हो जाएगा। a इक्वल टू c हमारा एक इक्वेशन निकल जाएगा। कैसे निकाले हैं, सभी के लिए अलग अलग a b c हम मान लिए, यहाँ mg के एक टर्म को पकड़ लिया, mg को, mg से पहले a है, यहाँ नंबर 1 है, a से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे a, इस साइड वाले mg को देखेंगे, यहाँ नंबर 1 है, इससे पहले c लिखा हुआ था, c से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, c हो जाएगा। अब दूसरा वाले यहाँ पे इसमें आया था O2 के लिए, मतलब ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन कितना है, ये जो इक्वेशन हम लिख लिए किसके लिए लिखे हैं, mg के लिए लिखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन अगर हमको लिखना होगा ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, b से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2b इक्वल टू, इधर का ऑक्सीजन 1 है, 1 से c में मल्टीप्लाई करेंगे, c हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, c इक्वल टू a, c इक्वल टू 2b, ये दोनों इक्वेशन से इक्वेशन हो जाएगा 2, इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ये दोनों इक्वेशन से क्या करते हैं, c इक्वल टू इधर a हो जाएगा, c इक्वल टू 2b है, इसका मतलब दोनों इक्वल है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 2b, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, इससे a का वैल्यू हमको निकल गया है, तो हम चाहे तो b इक्वल टू a/2 लिख सकते हैं, या a इक्वल टू 2b लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हमको लिखना है a/b/c, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, इसी को फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। एक जगह हमको कुछ लिखना है, एक जगह क्या लिख सकते हैं हम, c लिख सकते हैं, चलिए c लिख देते हैं। यहाँ a की जगह हम लिख देते हैं c, क्योंकि इक्वल टू a इक्वल टू c। 2b की जगह c लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हमारा 2b तो है नहीं, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, b इक्वल टू c/2,
तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, c/2। ये समझ में आ गया होगा इससे, क्योंकि सबको c के फॉर्म में लिखेंगे। इच्छा होगा सभी को ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, बी में लिख सकते हैं, सी में, किसी में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सबको एक ही फॉर्म में लिखेंगे, तभी इसको काटेंगे तो आगे हमारा नंबर में आएगा। देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, a इक्वल टू 2b है, यहाँ a के फॉर्म में लिख दिए, का लिख दिया, v का वैल्यू लिख दिया, और c ऑलरेडी c है ही। अभी तीनों में c दिख रहा है, तो c मेरा कैंसिल हो जाएगा। तब हमारा बचेगा क्या, नंबर बचेगा क्या, 1:1/2:1। इसका नंबर 1 हो जाएगा, इसका 1/2, इसका 1 लिख लिए, नंबर हम ले लिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, मेरे पास डिनोमिनेटर में 2 नंबर है, तो डिनोमिनेटर के नंबर को हमको हटाना होता है यहाँ से। तो क्या करेंगे, अगर 2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो सकता है, तो क्या करेंगे, सभी में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 1 2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर का 1 बच जाएगा। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे मेरा डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हटाना है, तो यहाँ पर अगर हम 2 हम लिखेंगे तभी तो 2 कट जाएगा ना। चलिए 2 1 2। अब हमारे पास ये पहला a का वैल्यू आ गया, ये b का आ गया, ये c का। a की जगह हम क्या रख देंगे, अब मेरा a की जगह वैल्यू कितना आ जाएगा, a की जगह वैल्यू मेरा हो जाएगा 2, और b की जगह मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और c की जगह कितना हो जाएगा मेरा 2। अब चेक कर लेते हैं इक्वेशन बैलेंस हुआ कि नहीं। mg इधर 2 है, इधर mg 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन 1 2 या 2 है, यहाँ 2 1 या 2, इक्वेशन बैलेंस हो गया, समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन पहले हाइड्रोजन के लिए लिख लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए, इसमें हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए a × 2 हो जाएगा, 2a। इधर और हाइड्रोजन नहीं है, छोड़ देंगे, इस साइड आ जाता है, इस साइड हाइड्रोजन हमारे पे हाथ दिख रहा है, तो c में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2c। इक्वल टू कब लगाएंगे, जब इस साइड अब नहीं होगा, उस साइड जाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद s के लिए, s यहाँ पर 1 है, 1 में s से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, अभी इसके लिए लिखते हैं, a में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा a इक्वल टू, इधर और s नहीं है तो इक्वल टू दे दिए हैं, अब यह s है, s यहाँ 1 है, 1 में d से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा मेरा d। अब लिखेंगे इक्वेशन ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा, O। इसके लिए देखते हैं, ऑक्सीजन O लिख लेते हैं, इसके लिए B × 2 कितना हो जाएगा 2B इक्वल टू, इधर ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, अब दोनों अलग अलग केस है, तो इतना प्लस इतना लिखेंगे, C × 1 कितना हो जाएगा C, अब प्लस D × 2 2D। ये इक्वेशन हम लिख लिए, समझ में आ गया हो कैसे इक्वेशन लिखे हैं, ये वाला इक्वेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन इसमें एक ही साइड एक ही जगह है, एक जगह लिख दिए, यहाँ ऑक्सीजन इसमें है, दोनों के बीच प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे दिए, दोनों को अलग अलग करके लिख लिए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या करेंगे। अब हम देख सकते हैं इक्वेशन मेरा ये 1 आ गया, ये 2 हो गया, ये इक्वेशन मेरा 3 हो गया। अब इक्वेशन 1 में हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड 2 2 है तो कट जाएगा, तो दोनों साइड अगर कट जाएगा इक्वेशन 1 से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हैं हम, 2a इक्वल टू 2c, तो 2 कट जाएगा, तो मेरा a इक्वल टू c, एक नया चीज आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, a इक्वल टू मेरे पास d है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, अब इस इक्वेशन में लिखा हुआ है हमारा 2b इक्वल टू c प्लस 2d। अब देखते हैं इसी सब का वैल्यू इसमें रख के हम इसको इक्वेशन को इक्वल कर लेते हैं। तो क्या करते हैं, c की जगह ये रख सकते हैं, d की जगह ये रख सकते हैं, चलिए रख लेते हैं। c की जगह अगर हम रख लेते हैं a, और यहाँ d की जगह रख लेते हैं a, तो 2b इक्वल टू इतना हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हम b का वैल्यू कितना फाइंड कर सकते हैं, फिर इसको ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 3a अपॉन इधर 2 है, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b इक्वल टू 3a बाई मेरा कितना हो जाएगा 3a/2 हो जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, a b c d है, तो हमको लिखना होगा a b c d। अब क्या करेंगे इसमें, अब हम a का वैल्यू कितना लिख देते हैं, a की जगह क्या लिख देते हैं, सबको a के फॉर्मूला है तो a की जगह हम a लिख देते हैं, b की जगह क्या लिख सकते हैं, अब b का वैल्यू कितना आया है 3a/2 c का वैल्यू कितना आया है, c का वैल्यू इसमें चेक करते हैं, c a के इक्वल है तो c की जगह भी ये लिख सकते हैं।
डी भी ए के इक्वल है, डी की जगह यहाँ पर भी ये लिख सकते हैं। चलिए अब सभी में ए है तो ए को हटा देते हैं, इसमें नंबर को ले लेते हैं सिर्फ। मेरा नंबर कितना हो जाएगा इसका 1:3/2:1:1। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 दिख रहा है, इसका मतलब 2 हमको हटाना होगा। तो 2 हटाने के लिए क्या करेंगे, 2 से सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर हट जाएगा। तो सभी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 2:2। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 कट जाएगा तो मेरा बचेगा 3:2। 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। तो अब ये मेरा किसका वैल्यू हो जाएगा, ये मेरा ए का वैल्यू है, यह बी का है, यह सी का है, यह डी का है। ए की जगह आप कितना नंबर लिख सकते हैं, ए की जगह हम रख सकते हैं 2। अब यहाँ ए की जगह हम कितना लिख देंगे, यहाँ मेरा 2 आ जाएगा। बी की जगह कितना आ गया मेरा 3 आ जाएगा। सी की जगह कितना आ गया मेरा 2 आ जाएगा। डी की जगह कितना आ गया 2 आ गया। इसी तरह सॉल्व करना है। आई होप कि समझ में आ गया, बहुत सिंपल भी है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इस मेथड का प्रयोग हम करते हैं जो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हो, जो बड़ा क्वेश्चन दिखने में हमको, जैसे हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर सॉल्व नहीं होता है तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर नॉर्मली क्वेश्चन अगर हीट एंड ट्रायल मेथड से अगर सॉल्व हो जा रहा है तो वैसे ही कोशिश करेंगे। अगर कहा जाए कि इस अलजेब्रिक फॉर्म से ही हमको सॉल्व करना है तो फिर तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो हीट एंड ट्रायल मेथड बेस्ट है, ठीक है। उसको ट्राई करके हम बना सकते हैं। आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या करते हैं एक्चुअली, इसमें जो हम लिखते हैं इस साइड वाले को लेफ्ट साइड को रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ये तो जान ही रहे। अब इसमें जो हम एरो देते हैं, इसमें एरो का भी एक्चुअल मीनिंग होता है। एरो हम लेफ्ट साइड की तरफ भी कर सकते हैं, राइट साइड की तरफ भी कर सकते हैं, बोथ साइड भी कर सकते हैं। सभी एरो का अपना अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है ना। तो फिर उस एरो के लिए थोड़ा सा जान लेते हैं क्या करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, अगर एरो अगर मेरा लेफ्ट साइड की तरफ है एक साइड में, इसका मतलब ये फॉर्म करके इस रूप में आ जाएगा, बट ये इस रूप में नहीं आ सकता। कहने का अर्थ है इक्वेशन यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं, वन डायरेक्शनल बोलते हैं। मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा। कहने का अर्थ है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, बट मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को ब्रेक करेंगे तो मैग्नीशियम अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं बन सकता है, ठीक है। इसका इस एरो का सिंबल यही मतलब है। अगर इनकेस अगर हम मान लेते हैं इसमें अगर हम सिंबल को इसको लिख देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, इस फॉर्म में अगर लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक होकर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में बनता है, इसका यही मतलब है। अब इसमें एक और एरो सिंबल होता है, हाफ अपवर्ड और हाफ होता है डाउनवर्ड। इसको बोलते हैं बोथ डायरेक्शनल बोलते हैं, दोनों साइड में, इधर से इस साइड भी चेंज होगा, इधर से इस साइड भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इसको बोथ डायरेक्शनल इसको बोलेंगे, ठीक है ना। दोनों डायरेक्शन हो सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ही बन सकता है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बन सकता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अभी इसमें हम जैसे कि हाइड्रोजन सल्फर, उसके बाद का मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो ये एलिमेंट का नाम है, तो एलिमेंट का नाम आप लोग को याद होना चाहिए। अगर एलिमेंट का नाम याद नहीं है तो उसको याद करना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, एलिमेंट के ऊपर जैसे कि हम मैग्नीशियम MgO ही लिख रहे हैं, हम Mg2O क्यों नहीं लिख रहे हैं, Mg3O क्यों नहीं लिख रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन होता है। क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनेगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा, कुछ नया चीज नहीं बनेगा इसके अलावा। क्यों, इसके पीछे रीजन होता है, इस पर चार्जेस के अकॉर्डिंग ही बनता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो सब एलिमेंट का अपना खुद का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। नॉर्मली H2S O2 मिलके H2O प्लस H2 ही बनना है, कुछ नया चीज नहीं बनना। हम चाह कर भी कुछ नया नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि उसका हमारे इसमें रूल्स काम नहीं करते, वो ऑलरेडी फिक्स होता है कि ये मिलके यही बनना ही है, क्योंकि वो एलिमेंट का खुद का प्रॉपर्टीज होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो समझ में आ गया, अगर आपको वीडियो पूरा अच्छा लगा है तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।